हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हम नई मेडिसिन्स का रिव्यू भी करते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी एक और समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है काइल्यूरिया। आखिर ये काइल्यूरिया क्या है, ये समस्या कैसे होती है, इसका इलाज क्या है, इसमें क्या लक्षण सामने आते हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आज आपको इस एक वीडियो में बताऊंगी। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो काइल्यूरिया, तो पहला सवाल, काइल्यूरिया क्या होता है? तो दोस्तों, काइल्यूरिया जो है ये लिम्फ और फैट का मिश्रण होता है। किसका? लिम्फ और फैट का ये मिश्रण होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है, जो क्या करता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो जब हमारे शरीर पे किसी बाहरी चीज़ का आक्रमण होता है, बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, उससे लड़ता है। तो इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिम्फ और फैट के मिश्रण को हम कहते हैं काइल्यूरिया। अब देखिए, ये जो काइल्यूरिया होता है, इसको खून के बहाव तक, यानी कि ब्लड स्ट्रीम तक लेकर जाते हैं लिम्फ वेसल्स, और जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, खून में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये वहां से अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब देखिए, अब यही अगर ये जो लिम्फ वेसल से अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंच रहा है, अब जब यही चीज़ में लीकेज आ जाए, तो इस वजह से क्या होगा कि ये काइल्यूरिया जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो होगा ही, साथ ही साथ और जगह भी पहुँचने लगेगा। तो इस समस्या को क्या कहते हैं कि यूरिन में जब काइल का प्रेजेंट आ जाता है, जब यूरिन में ये काइल नामक चीज़ प्रेजेंट होती है, तो इस स्थिति को कहते हैं काइल्यूरिया। ठीक, फिर से समझाती हूँ। काइल क्या होता है? लिम्फ और फैट का मिश्रण होता है, और ये लिम्फ वेसल्स से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर ये वहाँ से डिफरेंट जगहों पे पहुँचता है। और जब यही सिस्टम में लीकेज आता है, तो क्या होता है, ये काइल्यूरिया काइल कहाँ पहुँच जाता है? किडनी के पास। और ये किडनी क्या करता है? यूरिन के रास्ते से काइल को निकालना शुरू कर देता है। तो जब यूरिन में काइल प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन, उस स्थिति को कहते हैं काइल्यूरिया। इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसमें यूरिन जो है सफ़ेद रंग की हो जाती है, क्योंकि यूरिन में फैट का जो है बहाव होना शुरू हो जाता है। अब ये स्थिति जो है अगर किसी को होती है, तो ये स्थिति महीनों से लेकर कई दिनों तक पेशेंट में बनी रहती है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इस स्थिति को कभी कभी लोग यूटीआई से भी कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यही चीज़ होती है कि यूरिन जो है हेजी हो जाता है। हेजी मतलब ट्रांसपेरेंट, क्लियर नहीं होता, उसमें भी वाइटनेस आ जाती है इससे, या फिर यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति को लोग अक्सर कोरिलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काइल्यूरिया अलग स्थिति है, यूरिन में जो यूटीआई जो होता है उस स्थिति में अलग होता है, और ब्लड यूरिन में आना इज अ डिफरेंट थिंग। अब देखिए, ये किस वजह से होता है? देखिए, इसकी दो वजह हो सकती है, या तो पैरासाइटिक होगा या तो नॉन पैरासाइटिक होगा। अब पैरासाइटिक है, तो पैरासाइटिक में क्या हो सकता है? वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी जैसे बैक्टीरिया की वजह से ये होता है इसका इन्फेक्शन। और अगर हम नॉन पैरासाइट की बात करें, जहाँ कोई भी पैरासाइट इन्वॉल्व नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है, या फिर हो सकता है किडनी काट के निकाली गई हो, या फिर एब्डोमेन रीजन में किसी प्रकार की कोई चोट या इन्फेक्शन, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया हो, या फिर जन्म से ही कोई समस्या हो, कोई एब्सेस हो, या फिर प्रेगनेंसी, कोई रुकावट हो, या फिर प्रेगनेंसी हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन में को हम कहते हैं नॉन पैरासाइटिक। और अगर वॉचेरिया बैनक्रॉफ्टी जैसे बैक्टीरिया का डिटेक्शन हो रहा है, तो उस स्थिति को कहते हैं पैरासाइटिक। ये तो हुई दोस्तों कि ये क्या होता है, काइल क्या है, किसका मिश्रण है, लिम्फ और फैट का, क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है,
तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने से जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचती है और उन्हें भी पता चलता है कि ऐसी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। कोई सुझाव कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। अब मैं साइनिंग सिम्टम्स की बात करती हूँ दोस्तों। साइनिंग सिम्टम्स में मैंने जैसे ही बताया आपको, यूरिन मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फैट और प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। इस वजह से यूरिन में ब्लड भी कभी कभी आ सकता है। साथ ही साथ दर्द तो होगा ही, और वेट लॉस भी होने लगेगा। साथ ही साथ कमज़ोरी और मैल न्यूट्रिशन की क्यों आ रहा है भाई लक्षण? क्योंकि देखिए यूरिन में क्या क्या निकल रहा है, प्रोटीन भी निकल रहा है, वाइट कलर का फैट भी निकल रहा है, सब प्रोटीन भी निकला जा रहा है। तो मैल न्यूट्रिशन की ये शिकायत है, हो सकती है इससे, ठीक है। फिर और हाइपोप्रोटीनीमिया, भाई प्रोटीन निकल ही जा रहा है, फैट निकल ही जा रहा है, तो हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन का जो सामान्य लेवल है उससे कम होने लगेगा। तो हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब होता ही है कि प्रोटीन का यूरिन में सिक्रीशन ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन, कमज़ोरी होना शुरू हो सकती है। तो ये इसके लक्षण है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं डायग्नोसिस बताऊंगी। आपका सवाल अक्सर होता है इसको कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ उसको विजिट कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल पे भी हमें ज़रूर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, डायग्नोसिस की मैं अगर बात करूँ तो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं। लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या करते हैं कि यूरिन को सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। तो जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें फैट की अलग लेयर आ जाएगी, प्रोटीन की अलग लेयर आ जाएगी, और तब आसानी से डिटेक्शन हो जाएगा कि यूरिन में फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो ये एक जो लैब इन्वेस्टिगेशन है इस तरह से होती है। फिर दूसरी है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं? सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन क्यों करेंगे? देखिए, सीटी स्कैन करेंगे तो इससे अगर कोई लिम्फेटिक वेन है वो डायलेट हो गई है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट ना होकर के फैल गई है ज़्यादा, और या तो फिर ब्लैडर में फैट के पार्टिकल्स मिलने लगे हैं, तो ये सीटी स्कैन से पता चल जाएगा कि ब्लैडर में फैट है या कोई लिम्फेटिक वेन जो है वो डायलेट हो चुकी है, फैल गई है। दूसरा है एमआरआई कराएंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे क्या पता चलेगा कि कहीं कोई ब्लैडर में अबनॉर्मल फिस्टुला तो नहीं आ गया है, अबनॉर्मल पैसेज तो नहीं है, मतलब जहाँ से यूरिन निकलना चाहिए उसकी जगह से कोई और रास्ता बन गया हो। तो अगर एबनॉर्मल पैसेज है, लीकेज ही तो होता है ना, तभी तो काइल यूरिन में आ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ फिस्टुला, कोई अलग सा पैसेज देखना है तो उसके लिए एमआरआई करनी पड़ेगी। फिर दूसरी है लिम्फेंजियोग्राफी। लिम्फेंजियोग्राफी से क्या पता चलेगा कि जो फिस्टुला बना है, जो नया पाथ बना है, उस पाथ का क्या लेंथ, ब्रेथ, क्या शेप, क्या साइज है, ये सारी चीज़ें अगर पता करनी है ना तो लिम्फेंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। फिर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से क्या पता लगेगा कि फिस्टुला ही है, आइडेंटिफाई करना है। अगर फिस्टुला को यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई अलग सा रास्ता बना हुआ है, उसको अगर पहचानना है तो उसके लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन, लिम्फेंजियोग्राफी और साथ ही साथ एंडोस्कोपी। फिर अब हम आ जाते हैं दोस्तों, डायग्नोसिस तो हमने कर लिया, इन सब चीज़ों से हमें पता चल गया फिस्टुला है, क्या है, कैसा है। अब हमें ट्रीटमेंट भी तो करना है, इलाज भी तो करना है। तो इलाज के लिए देखिए दोस्तों, हम हमेशा दो चीज़ें अपनाते हैं, या तो हम फार्माकोलॉजिकल अप्रोच ले लें या नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो मैं पहले आपको फार्माकोलॉजिकल बता देती हूँ। तो देखिए, पहला देखिए कंजर्वेटिव मेथड है। कंजर्वेटिव मेथड में हम क्या सोचते हैं ना दोस्तों कि हम अपने डाइट को इम्प्रूव कर लें, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर लें तो ये बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हाँ, और ये सही भी है। तो देखिए, डाइट, मल्टीविटामिन्स अपने डाइट में इंक्रीज करें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, साथ ही साथ पानी ज़्यादा पिएं और ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल है, ये हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच है। फिर हम आ जाते हैं मेडिकल अप्रोच में। अब मेडिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी है या कोई और पैरासाइट का डिटेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में डाइटरी मॉडिफिकेशन तो करेंगे ही करेंगे, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ एल्बेंडाजोल, डायथाइल कार्बामेजीन,
और साथ ही साथ बेंजाथीन पेनिसिलिन। बेंजाथीन पेनिसिलिन ये सारी मेडिसिन हम दे सकते हैं पेशेंट को। फिर दूसरा क्या है भाई, दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, यूरिन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उससे बचने के लिए तो एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी पड़ेगी। एनाल्जेसिक दर्द से राहत देगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जलन है उससे, यानी कि ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी पेशेंट को, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं इन्वेजिव टेक्निक में। देखिए मैंने आपको दो टेक्निक बताई, कंजर्वेटिव और दूसरी मेडिकल। अब इन्वेजिव टेक्निक भी बतानी है भाई, अगर दवा नहीं काम कर रही है तो फिर दुआ तो नहीं चलेंगे ना, सर्जरी तो करनी ही है। तो अब हम ये करेंगे स्क्लेरोथेरेपी। दोस्तों स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है कि वेसल्स में एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन डाला जाएगा। जब वेसल्स में वो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाएगा तो वेसल्स में इरिटेशन मचेगी, और जब इरिटेशन, जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वहाँ इरिटेशन होगा, और जब इरिटेशन होगा तो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, और जब क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो जो फिस्टुला का जो ट्रैक्ट है, जो अलग सा जो रास्ता बन गया है, वो क्लॉट की वजह से बंद हो जाएगा। सोचिए ये स्क्लेरोथेरेपी है। फिर स्क्लेरोथेरेपी में दोस्तों, स्क्लेरोथेरेपी के 2 से 3 सेशन करने पड़ते हैं, तो ये जो फिस्टुला है, एबनॉर्मल पैसेज है, ये बंद हो जाता है। फिर इसकी सक्सेस रेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 95% सक्सेसफुल इन्वेजिव टेक्निक है। अब दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ थोड़ी कॉमन बातें, कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरी बातें जो काइल्यूरिया से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ स्टाइल काइल्यूरिया में कैसे रोल प्ले करती है। खुश रहेंगे बीमारी नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस में रहेंगे तो हो जाएगी। कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, जब आप चिंता करते हैं, तो एक होता है कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल का जब लेवल बढ़ेगा ना बॉडी में, तो ये क्या करेगा, हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा। कॉर्टिसोल बढ़ा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ा, और जैसे ही इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ा, इन्फेक्शन आकर के हावी हो जाएगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। और ये केवल काइल्यूरिया के लिए ही नहीं, ये सभी चीज़ों के लिए है कि स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है। फिर अब कुछ ऐसे बातें भी हैं, हमेशा अगर क्लाउडी यूरिन आ रहा है, वाइट कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब काइल्यूरिया ही नहीं होता है। काइल्यूरिया में और भी सारे लक्षण हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, पेन, वेट लॉस, वीकनेस लगना हर वक्त, मैल न्यूट्रिशन, हाइपोप्रोटीनीमिया, पैरों में दर्द बने रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ खाने भी ऐसे हैं, फूड भी ऐसे हैं जो वाइट यूरिन कॉज करते हैं। वो फूड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देखिए, प्यूरिन और फॉस्फोरस रिच फूड जो होते हैं, उनकी वजह से यूरिन हमेशा कभी कभी हेजी हो सकती है, वाइट कलर की हो सकती है। अब प्यूरिन और फॉस्फोरस रिच फूड कौन कौन से हैं, जैसे कि जो भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो यूरिन हेजी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट। जो भी मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी हम जो यूरिन का कलर होता है वो क्लाउडी हो सकता है। अगर यूरिन का कलर क्लाउडी है तो हमेशा मतलब काइल्यूरिया, यूटीआई नहीं है दोस्तों, और भी सिम्टम्स देखने पड़ेंगे आपको। फिर आ जाते हैं सी फूड्स, जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो लोग ज़्यादा मीठा शुगरी फूड जैसे कोक वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कैफ़ीन ज़्यादा है उनका, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना है, और अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों का भी यूरिन क्या होता है कि वो मिल्की वाइट कलर का होता है, क्लाउडी कलर का होता है। फिर अब देखिए, ये इतने सारे फूड्स थे जिनकी वजह से यूरिन जो है कैसे हो सकता है, क्लाउडी इन नेचर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। फिर तो ये तो कुछ फूड्स मैंने आपको बताए, मैंने कुछ आपको जनरल बात बताई। अब एक चीज़ और आपका सवाल होता है, क्या ये बीमारी, ये जो समस्या है काइल्यूरिया की, क्या ये एक बार इलाज कराने के बाद दोबारा आ सकती है क्या? जी हाँ, आ सकती है। अब अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच लें, चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हों या फिर इन्वेजिव, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि दोबारा काइल्यूरिया लौट के नहीं आएगा। काइल्यूरिया का रीअकरेंस भी हो सकता है, ठीक है, काइल्यूरिया का रीअकरेंस भी हो सकता है। तो ओनली थिंग
क्या करना है आपको कि लाइफ स्टाइल और बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि आपको डाइट में क्या क्या लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा लोगों से, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, किसी अगली समस्या पर बातें करेंगे, कोई नई मेडिसिन का रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।